फैसलाबाद के प्रोसेसिंग और डाइंग यूनिट अरबों खाली का शिकार हो गया। कारोबार की रवानी और कपड़ों की तलब न होने के बायस सीजन में भी दर्जनों फैक्ट्रियां बंद हो गईं। कई फैक्ट्री मालिकान अपने कारोबार बेचने पर मजबूर हो गए हैं। शराज भट्ट से मजीद बात कर लेते हैं। शराज, बताइएगा। फैसलाबाद में ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन के बताए गए अदादो शुमार के मुताबिक इस वक्त दर्जनों फैक्ट्रियां जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, बल्कि कई फैक्ट्रियां मुतअद्दिद फैक्ट्रियां जो हैं वो अल्टरनेट डेज यानी मुतबादल दिनों पर चलाई जा रही हैं। कई फैक्ट्री मालिकान ने अपनी लेबर को फारिग कर दिया और जबकि कई मालिकान ने अपनी फैक्ट्रियां बंद करके जो है उनको फॉर सेल का टैग लगा के बेचने के लिए जो है वो रख दी हैं। इसकी वजह यही है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता चला जा रहा है। धागे की, कपड़े की जो डिमांड है उसमें इतना इजाफा नहीं है जितनी उसकी प्राइसेस बढ़ती चली जा रही हैं। यही वजूहात हैं कि जिन बिना पर इस वक्त फैक्ट्री मालिकान ने बेहतर ये जाना है कि बजाय इसके कि कम प्रॉफिट बनाया जाए, इस वक्त फैक्ट्रियां बंद करके जो है वो गुजारा किया जा सकता है। बल्कि कई फैक्ट्री मालिकान का ये कहना है कि फैक्ट्रियां चलाकर नुकसान चलाकर उठाने से बेहतर है कि फैक्ट्रियां बंद कर दी जाए। इस वक्त फैसलाबाद के मुख्तलिफ जो डाइंग और प्रिंटिंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उन मालिकान ने अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं और ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन एप्टपमा के अदादो शुमार के मुताबिक कई फैक्ट्रियां इस वक्त सेल भी हो रही हैं। साबिक चेयरमैन एप्टपमा और साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एहतशाम जावेद का कहना है कि हुकूमत की पॉलिसियों में इंस्टेबिलिटी है, अदम इस्तेहकाम है। यही वजह है कि इस वक्त फैक्ट्रियां चलाए रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कपड़े की डिमांड ना होने के बराबर है, उसके बावजूद धागे की कीमतें बढ़ रही हैं। धागे की कीमतें बढ़ रही हैं, कॉटन जो है वो मिल नहीं रही। 15 मिलियन बेल्स हमारा टारगेट था और हमने सिर्फ 5 मिलियन बेल्स जो है प्रोड्यूस की हैं। तो इतना बड़ा जो प्रोडक्शन का गैप है जिसकी वजह से इस वक्त धागे की शॉर्टेज भी है। तो यही वजह है कि इस वक्त बताया ये जा रहा है और उनकी तरफ से ये फोरकास्ट किया जा रहा है कि आने वाले साल में यानी 2023 में जाकर के जो है हालात कुछ बेहतर होने के चांसेस हैं। अब सीज़न के बावजूद फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। ये सीज़न है, टॉप का सीज़न है, पीक सीज़न है, उसके बावजूद फैक्ट्री मालिकान प्रेफर कर रहे हैं कि वो अपनी बहुत शुक्रिया शराज। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ताजरों को सेल्स टैक्स के तस्दीकी निज़ाम POS में रजिस्टर करने के लिए कवानीन में तब्दीली। अब टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड अफराद को POS में रजिस्ट्रेशन के नोटिस भिजवाए जाएंगे। इसी पर बात करेंगे उमैर अजमत से। उमैर, बताइएगा इस हवाले से। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टीयर 1 कैटेगरी में आने वाले रिटेलर्स की सेल्स टैक्स के तस्दीकी निज़ाम पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में रजिस्ट्रेशन के लिए कवानीन में तब्दीली की गई है और इस हवाले से ऐसे वो तमाम कारोबारी अफराद जो कि टीयर 1 कैटेगरी में आते हैं जिनके उनकी दुकान का रकबा जो है वो 1000 स्क्वायर फुट या इससे ज़ायद है, या वो किसी एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल में है, या फिर वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए लेन देन का काम करते हैं, तो वो तमाम अफराद जो हैं वो POS सिस्टम में रजिस्टर्ड होने के पाबंद हैं। अगर वो फर्नीचर शोरूम्स हैं तो उनकी दुकान का जो रकबा है वो कम से कम 2000 स्क्वायर फीट या उससे ज़ायद होना चाहिए। तो ऐसे वो तमाम कारोबारी अफराद अगर वो टैक्स नेट में रजिस्टर्ड भी नहीं हैं तो अब FBR हुकाम उनको POS सिस्टम में इंटीग्रेट कर सकेंगे। इससे कबल तमाम ऐसे वो अफराद जो कि टैक्स नेट में रजिस्टर्ड थे और टीयर 1 कैटेगरी में फाल करते थे, सिर्फ उन्हीं अफराद को FBR POS सिस्टम में रजिस्टर्ड कर सकता था। ताहम अब FBR के नए कवानीन के मुताबिक FBR हुकाम इन तमाम गैर रजिस्टर्ड अफराद की कंपलसरी तौर पर रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर उसके बाद उनको POS सिस्टम में रजिस्टर्ड होने का नोटिस भिजवाया जाएगा। और अगर वो अफराद POS सिस्टम में इंटीग्रेट नहीं होंगे तो FBR कमिश्नर के पास इख्तियारात होंगे कि उस कारोबार को या उस दुकान को सील कर दिया जाए या फिर उनको पेनल्टी आयद कर दी जाए। तो इसके लिए FBR हुकाम की जानिब से बोर्ड की अहकामात की रोशनी में POS सिस्टम का दायरा कार वसी करने के लिए जो नए कवानीन हैं। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा देखा गया है। सराफ मार्केट में फी तोला सोना 3000 रुपए महंगा हो गया। एक तोला सोना 1,62,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 2572 रुपए का हो गया। 1,38,888 रुपए का हो गया। बताते चले आपको सोने की कीमतों के हवाले से जिसमें इजाफा हुआ है, सोने की कीमत में बड़ा इजाफा देखा गया है। सराफ मार्केट में फी तोला सोना 3000 रुपए महंगा, एक तोला सोना 1,62,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 2572 रुपए महंगा, 1,38,888 का हो गया। कंप्यूटराइज्ड इलेक्टोरल रूल सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अहम हिदायत सामने आई हैं। वोटर्स के इंदराज इंतखाबात के लिए फहरिस्तों का जायजा लिया जाएगा। अब्दुल रहमान से बात करेंगे। अब्दुल रहमान, बताइएगा इस हवाले से।
बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से हदायत जारी की गई हैं कि इलेक्टोरल रोल सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। इस सिलसिले में जितनी भी कवायद हैं वो भी दूर की जाएँ और इस सिस्टम को अपडेट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए तजावीज़ भी तलब की गई हैं, जहाँ पर सूबाई इलेक्शन कमीशनर ये तजावीज़ बताएंगे जिसकी रोशनी में इस निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा। मकसद इसका ये है कि यहाँ पर जो भी वोटों की फहरिस्तें होती हैं, जो वोटर्स फहरिस्तें, इसके अलावा जो कंप्यूटराइज्ड नादरा के साथ मिलकर बेहतर की जाएंगी, ताकि जहाँ कहीं भी गलती का चांस रहता है उसको दूर किया जाए। और इस सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी ये हदायत जारी की है कि ये सिस्टम जो कि बड़े अरसे से इलेक्शन कमीशन ने अडॉप्ट की हुई है, इसमें मजीद जिद्दत लाई जाए, इसमें मजीद बेहतरी लाई जाए। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रहमान। अब आपको बताते हैं, गवर्नमेंट बॉयज एलिमेंट्री स्कूल चक नंबर 582 तांदावाला के लिए फंड्स मंजूर। स्कूल की तामीर और मुरम्मत के लिए 73 लाख से ज्यादा के फंड्स मंजूर किए गए हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर डेवलपमेंट फैसलाबाद की जानिब से फंड्स मंजूरी दी गई है। बात करेंगे इमरान असलम से। इमरान, बताइएगा फंड्स मंजूर किए गए हैं। जी बिल्कुल, चक नंबर 542 तांदलियावाला में स्कूल गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल के बरामदा की तमीर और मरम्मत के लिए 75 लाख से ज़्यादा के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट की जानब से फंड्स जारी किए गए हैं और इस स्कूल की तमीर नो का टास्क महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद सर अंजाम देगा। माली साल 2022 और 23 की ये स्कीमें हैं। इसमें फैसलाबाद के तमाम ऐसे स्कूल जिनके क्लासरूम्स और इसके साथ साथ जिनके बरामदा और एडिशनल क्लासरूम की तमीर और मरम्मत का काम सर अंजाम देना था। तांदलावाला में चक 542 में की ये स्कीम है और इस स्कीम की जो तकमील का टास्क है वो महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद सर अंजाम देगा। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट की जानब से अब बहुत शुक्रिया इमरान आपका। बताएं, आपको चोरी की वारदातों के हवाले से फैसलाबाद में रोजाना के बुनियाद पर होने वाली वारदातों का सिलसिला ना थम सका। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डकैती और चोरी की 67 वारदातें रिपोर्ट हुई। शहरी 24 घंटे के दौरान 20 मोटरसाइकिलों से महरूम हो गए। 14 राजधानी की वारदातों के दौरान शहरियों से मोबाइल फोन्स और नकदी छीन ली गई। नौसरबाजी की 4, चोरी और नकबजनी की 17 और मवेशी चोरी की 2 वारदातें भी रिपोर्ट हुई हैं। एक शहरी से डाकू मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। तैयब मकबूल से जानते हैं। जी तैयब, बताइएगा रोजाना की बुनियाद पर कितनी वारदातें हो रही हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में रोजाना की बुनियाद पर 60 के लगभग वारदातें औसतन रिपोर्ट हो रही हैं और इन वारदातों के कम होने का बिल्कुल भी कोई चांस नजर नहीं आ रहा। फैसलाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान भी डकैती, राजनी और चोरी की 67 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। इसके दौरान शहरियों के 20 मोटरसाइकिल चोरी कर दिए गए हैं। 4 नौसरबाजी की वारदातें हुई हैं जिसमें शहरियों को लाखों रुपए मालियत की नकदी और सामान से महरूम किया गया है, जबकि राजधानी की 14 वारदातें रिपोर्ट हुई है जिनमें शहरियों से मोबाइल फोन और नकदी छीन ली गई है। चोरी की 17 वारदातें रिपोर्ट हुई है। मुख्तलिफ घरों, दुकानों पर और लोगों के गोदाम से सामान कीमती चोरी किया गया है, जबकि 2 मवेशी चोरी की वारदातें भी रिपोर्ट हुई हैं और एक शहरी से मोटरसाइकिल डाकू छीन कर फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए 20 वारदातों को बोगस करार दे दिया है। तो 67 वारदातें पुलिस ने तस्लीम की है, उनमें से किसी एक भी वारदात का सुराग नहीं लगाया जा सका और जो शहरी मुसाफिर है उनके साथ जुर्म की हद ये कि किसी एक वारदात का मुकदमा भी अभी तक दर्ज नहीं किया जा सका। जी बहुत शुक्रिया तैयब अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, आबिद शेर अली की एसपी ऑफिस को आग लगाने की धमकी देने का मामला। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मजहर हुसैन रामी की अदालत ने केस पर समाअत। अदालत ने केस की समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी। शहरियार जावेद ने आबिद शेर अली के खिलाफ पेटिशन दायर की थी। कहा गया था कि आबिद शेर अली ने मुझे धमकी दी है। आबिद शेर अली ने हुक्मनामा वसूल और दस्तखत करने से इनकार किया था। आपको बताते चले, आबिद शेर अली की एसपी ऑफिस को आग लगाने की धमकी देने का मामला। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मजहर हुसैन रामी की अदालत में केस पर समाअत। अदालत ने केस की समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी। शहरियार जावेद ने आबिद शेर अली के खिलाफ पिटीशन दायर की। आबिद शेर अली ने शामिल करवाने गए कांस्टेबल इम्तियाज को एसपी ऑफिस को आग लगाने की धमकी दी थी। आबिद शेर अली ने हुक्मनामा वसूल और दस्तखत करने से इनकार किया था। बताएं आपको, शाम होते ही झंग के लारी अड्डे पर अंधेरे का राज है। बैठने की मुनासिब जगह है, ना ही हमवार रास्ते। रही सही कसर अंधेरे ने निकाल दी। झंग का लारी अड्डा मसाइलिस्तान बन गया। मसाइल हल किए जाएं, शहरियों का मुतालबा। बात कर लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। बताइएगा रमजान, इस हवाले से। जी, मैं सबसे पहले तो अरबाब से करूंगा। अरबाब, दिखाएं क्या सूरत हाल है। ये है झंग का लारी अड्डा।
कैमरा पैन कीजिएगा और मजबूरी सूरत हाल इर्द गिर्द की दिखाइएगा। महसूस होता है कि शायद किसी इंतहाई पसमानदा इलाके के अंदर मौजूद हैं, जहां पर दुकानें खुलने के बावजूद चहलकदमी नजर नहीं आ रही, घुप अंधेरा है। जो लाइट्स हैं वो दुकानदारों की लाइट्स ही चल रही हैं, कहीं पर दूर दूर तक सरकारी लाइट नजर नहीं आ रही। टूट फूट है, कचरा है, गंद है, कहीं पर सीवरेज के मसले हैं। ये सूरत हाल है इस वक्त झंग के लारी अड्डे की। हमारे साथ इस वक्त दुकानदार मौजूद हैं, से बात भी करते। बताइएगा, रात को गुजरना हो यहां से, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, क्या कहना चाहेंगे? पास ही आपकी दुकानें भी हैं, मुश्किल होती है रात में? जी बहुत मुश्किल होती है। इधर आए दिन चोरियां होती हैं, लाइट नहीं है, इसलिए इधर बहुत ज़्यादा यानी कि काम ख़राब है। हर तरफ पानी है, कहीं से भी लारी अड्डे में इंटर होना हो तो हर तरफ पानी है। तो रोड भी इधर बिल्कुल सारे टूटे हुए हैं, ना लारी अड्डा बनाते हैं ना रोड बनाते हैं। अच्छा, चूंकि इर्द गिर्द गुजर भी होता है, पुलिस चौकी भी मौजूद है, इसके बावजूद चोरी चकारी के मसाइल जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं। जी लाइट ना होने की वजह से यानी कि चोरियां होती हैं। फिर जी बिल्कुल, लाइट ना होने की वजह से चोरियां होती हैं। हमारे साथ एक ट्रांसपोर्टर भी मौजूद है, उससे बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा, सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है लाइट ना होने की वजह से? लोअर यहाँ सिक्योरिटी कोई यहाँ चौकीदार नहीं है, मकसद है सिवाय पुलिस वाले हैं, रात को वो भी नहीं होते हैं। लाइट बंद है, लाइट का कोई पूरा इंतजाम नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो उसके चोरी का अंदेशा भी यहाँ पे रहता है लाइट ना होने की वजह से? जब चोरी होगी, जब लाइट नहीं होगी, अंधेरे में चोरी तो लाजमी होती है भाई। दूसरे नंबर का यहाँ पानी गंद इतना है, देखो हर तरफ गंद भी गंद नजर, रोड टूटे हुए हैं सब, पानी ज्यादा है, अंधेरा है, कोई लाइटिंग आपको कहीं नहीं नजर आएगी, अंधेरा है। देख लें इस टाइम लारी अड्डे के अंदर। जी बिल्कुल, आप देख भी सकते हैं मेरे अकब में सूरत हाल किस तरह की है। दूर दूर तक कोई लाइट मौजूद नजर नहीं आ रही, और जो लाइट्स हैं वो सिर्फ दुकानों के अंदर जो हैं वो चंद लाइट्स जल रही हैं। जहां पर गाड़ियों के बेज हैं, शेड्स हैं, वहां पर भी जो है वो किसी किस्म की कोई लाइट नजर नहीं आ रही। यहां तक सूरत हाल ये नजर आ रही है कि लग रहा है कि जैसे कोई उजाड़ बियाबान जो है वो उसमें मौजूद हैं। कभी कभी गाड़ियां यहां पर जरूर आती हैं। शुक्रिया आपका। तो आपको बिजली के हवाले से, गर्मियों में बिजली नहीं, सर्दियों में गैस का बहरान। फैसलाबाद में गैस की लोड शेडिंग के बायस खवातीन परेशान हैं, खाना बनाना मुश्किल हो चुका है, बाहर से खाकर सेहत खराब हो रही है, ऐसा कहना है खवातीन का। इसी बारे में बात कर लेते हैं खिलजा लियाकत से। खिलजा बताइएगा। जी बिल्कुल, खवातीन गैस की बंदिश की वजह से परेशान दिखाई दे रही हैं। खवातीन कहती हैं कि रोज़ बरोज़ गैस बंद होने की वजह से बाहर से खाना लाना पड़ता है। बाहर से खाना लाना ना ही जो है वो इतना फ़ायदेमंद है, ऊपर से रोज़ बरोज़ बाहर से खाना लाना जो मुश्किल है। मेरे साथ एक खातून मौजूद है जिनसे बात इस हवाले से करते हैं। जी आप क्या कहेंगे कि गैस की बंदिश के हवाले से? जी मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल कॉलेज से आते हैं और आते मुझसे कहते हैं कि मुझे खाना दें। मैं कहाँ से खाना तैयार करूँ? 2-2 3-3 घंटे गैस तो आती ही नहीं है, अगर आती भी है तो जीरो पर ही रहती है। अब बच्चे भी बाहर से खा खा के तंग आएंगे। देखिए अभी तक मेरी हांडी भी नहीं बनी, और बच्चे अब कहते हैं हम लोगों ने बाहर से नहीं खाना, हम लोगों ने आपके ही हाथ का खाना है। ज़ाहिर आदत जो पड़ी हुई है, इनके पापा है वो मुझे डांटते हैं कि पकाओ पकाओ। मैं किस तरह पकाऊं? सिलेंडर वो मैं घर नहीं रखती क्योंकि उसका मुझे फटने का डर है, वो मैं बिल्कुल घर में नहीं लेके आती। मैं बहुत तंग हूँ इस गैस से। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गैस तो दे दीजिए, ताकि घर की फैमिली आराम से खाना तो खा सके। हर तरह की परेशानी जो पूरे पाकिस्तान में, हमारे ही मुल्क में है। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, अपने ये जो भी हमारे बड़े मैंने MPs वगैरह जो है अपने सारे काम हो जाते हैं, मगर इस तरफ भी तवज्जो देना आवाम की तरफ कि उनको किसी चीज़ की शिकायत ना हो। गैस की शिकायत बहुत ज़्यादा है मुझे। बिल्कुल, खवातीन जो है गैस की बंदिश की वजह से बहुत परेशान दिखाई दे रही है। बाहर से रोज़ बरोज़ खाना जो है वो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं। मुझे एक बच्ची भी मौजूद है, ये इस हवाले से मजीद जानते हैं। जी आप क्या कहोगे? मैं ये कहूँगी कि मैं जब कॉलेज से आती हूँ तो मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, लेकिन गैस नहीं आ रही होती, इसलिए मतलब बाहर का भी बंदा खा खा के अक जाता है, लेकिन पूरा दिन मतलब उसके बाद भी बावजूद गैस नहीं आती, फिर उसकी वजह से मुझे फास्ट फूड खाना पड़ता है। मेरे साथ एक छोटी बच्ची मौजूद है, ये इससे इसकी रह जानते हैं। जी आप क्या कहोगे? 2 घंटे हो गए मैं मम्मा से खाना मांग रही हूँ, लेकिन गैस ही नहीं आती। बच्चे जो रोज़ बरोज़ बाहर का खाना खाते हैं, बच्चे भी बाहर का खाना खा खा के तंग आ गए हैं। बच्चे जो हैं बीमार पड़ रहे हैं गैस की बंदिश की तरफ हुकूमत। शुक्रिया खिलजा। अब आपको बताएं, चिन्नौर डिस्ट्रिक्ट बेनोवलेंट फंड्स कमेटी का इजलास चेयरमैन डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद फारूक रशीद की सदारत में हुआ। तालीमी और शादी ग्रांट के केसेस के लिए 75 लाख रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई।
सेक्रेटरी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल तलहा सईद मेबरान, असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनिंग एहसन अली की शिरकत, सीईओ एजुकेशन मलिक जफर अब्बास रेहान, नुमाइंदा हेल्थ के अलावा दीगर कमेटी मेंबरान और क्लर्क हजरात शामिल थे। इजलास में तमाम मेंबरान ने शादी ग्रांट और स्कॉलरशिप के केसेस का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद फारूक रशीद ने 196 केसेस की मंजूरी दे दी। 25,18,000 रुपए की 102 स्कॉलरशिप्स के केसेस की मंजूरी, 52,75,000 रुपए की शादी ग्रांट के 64 केसेस की मंजूरी दी गई। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस ने बीएस प्रोग्राम्स के पेपर्स की मार्किंग शुरू कर दी है। सेंटर वाइज मार्किंग के तहत तमाम पेपर्स चेकिंग रीजनल कैंपस में होगी। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर अशरफ। बताएगा जहांगीर। जी, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से मार्किंग सिस्टम को शफाफ बनाने के लिए सेंट्रलाइज मार्किंग जो है उसको अडॉप्ट किया गया है। यूनिवर्सिटी के अपने ही रीजनल कैंपस में तमाम पेपरों की मार्किंग करवाई जाती है ताकि पेपर जो है वो यहाँ से कोई भी टीचर ना ले जा सके और यहीं पर हेड एग्जामिनर की मौजूदगी में तमाम पेपर की मार्किंग की जाए। इस सवाल से हेड एग्जामिनर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस वक्त कौन कौन सी क्लास के एग्जाम जो हैं उनके पेपर मार्किंग हो रही है और इसमें शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए क्या किया जाता है, पेपर चेक करने के दौरान कितने मराहल से गुजरता है। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो मुख्तलिफ स्कूल लेवल्स के ट्यूटर्स होते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर्स पे हैं, फिर हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ के, फिर कॉलेजेस के, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ट्यूटर्स होंगे, उनको हमने हायर किया होता है यहाँ पे पेपर मार्किंग के लिए। तो फर्स्ट लेवल पे वो अपने पेपर चेक करते हैं। ये हमारे पास BS लेवल के आए हुए हैं और ADP 2 years प्रोग्राम्स के हैं, मतलब आप कह लें कि बैचलर लेवल्स के। वो फर्स्ट लेवल पे उसको चेक करते हैं। उसके बाद वो अपनी जो लिस्ट होती है और अपने पेपर्स होते हैं हेड एग्जामिनर को चेक करवाते हैं। वो फिर उसको चेक करते हैं, उसमें अगर कोई गलती होती है वो उनको बताते हैं, वो करेक्ट की जाती है और फिर उनकी अवार्ड लिस्ट जनरेट होती है। अवार्ड लिस्ट को भी हेड एग्जामिनर एग्जाम करता है और उसके बाद फिर हम उसको सबमिट करवाते हैं ताकि इसमें किसी किस्म की गलती की गुंजाइश हमारे पास ना हो। अच्छा, जनरल तौर पर देखा गया है कि मैट्रिक और इंटर की बात करें तो बोर्ड में भी काफ़ी बच्चों को एतराज़ सामने आता है कि उनकी पेपर मार्किंग सही नहीं हुई। तो इस बात को यकीनी बनाने के लिए क्या किया जाता है कि इसी स्टेप में अगर कोई गलती है चेकिंग के दौरान तो उसको दूर किया जाए। हाँ, इसमें यह है कि सबसे पहले जिस वक्त हमारे पास मार्किंग शुरू होती है तो हम जितने भी हमारे सब एग्जामिनर होते हैं उनको हम क्लियर इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आपने किस तरह से इन पेपर्स को चेक करना है, कितने इनको मार्क्स अवार्ड करने हैं। उस एतबार से जब वो एक पेपर चेक कर लेते हैं उसके बाद वो अपने चेक शुदा पेपर अपने हेड एग्जामिनर को चेकिंग के लिए चेक करवाते हैं कि आया इसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती होती है वहीं पे उसको करेक्ट करवाकर फिर वो दोबारा अपनी मार्किंग शुरू करता है। तो इस सिलसिले में हमारे पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं आती कि पेपर में किस किस्म की गलती है, पेपर बिल्कुल करेक्ट यहाँ चेक हो रहा है। जी बिल्कुल, तालीम बोर्ड में जिस तरह से रीचेकिंग के बेशुमार केसेस सामने आते हैं, इस हवाले से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने जो तरीकाकार अडॉप्ट कर रखा है उसमें सेंट्रलाइज मार्किंग होती है। एक ही जगह पर तमाम जो चेकिंग करने वाले साजा हैं उनको बिठा दिया जाता है और हेड एग्जामिनर उनकी निगरानी करता है और हर पेपर जो है उसको कम से कम 2 बार चेक किया जाता है। एक एग्जामिनर खुद चेक करता है, उसके बाद हेड एग्जामिनर उसको इंश्योर करता है कि उसकी मार्किंग जो है वो क्राइटेरिया के मुताबिक की गई है या नहीं और इसमें अगर कोई गलती हो तो उसको बर वक्त ही। शुक्रिया जहांगीर आपका। फैसलाबाद में PHA हुकाम की जानिब से विंटर फेस्टिवल की तारीख तब्दील कर दी गई है। विंटर फेस्टिवल का आगाज 5 दिसंबर के बजाय 24 दिसंबर को होगा। बात कर लेते हैं वकास बेग से। वकास, बताएगा तारीख तब्दील कर दी गई है। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में शहरियों के लिए तफरीह के मौक़ों को डबल करने के लिए PHA की जानिब से विंटर फेस्टिवल की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। इससे केवल 5 दिसंबर से विंटर फेस्टिवल के आगाज़ का ऐलान किया गया था, लेकिन अब यही विंटर फेस्टिवल जो है ये दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होगा। इस हवाले से डायरेक्टर हार्टिकल्चर हमारे साथ मौजूद हैं ज़हीर अहमद, हम उनसे भी पूछेंगे। सर, ये बताइएगा कि पहले मेला ये कहा गया कि 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक जो है वो होगा, 6 रोज़ा 7 रोज़ा मेला। अब ये विंटर फेस्टिवल जो है दिसंबर के आखिरी हफ्ते में शिफ्ट किया गया है, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हमारा प्लान था कि हम 5 दिसंबर से 7 दिसंबर तक जो है ना इस मेले को लेके चलेंगे, लेकिन चूंकि एक तो यहाँ पे ना आपको पता है कि वकला की तरफ से तमाम जो है ना क्रिकेट के हवाले से प्रोग्राम मुनक़िद किए जाने, एक वो वजह बनी है। दूसरी ये कि हमारा क्राइसेंथेमम जो गुले दाऊदी है अभी तक मतलब ना फुल ग्रो नहीं हुआ था, उसकी फ्लावरिंग सारी ओपन नहीं हुई थी, वो भी थोड़ी लेट थी और इस वजह से हम इसको ना अब 24 पे ले गए हैं। 24 दिसंबर से ये आगे ऑनवर्ड एक वीक ये चलेगा हमारा प्रोग्राम ये ना।
جی بالکل، اب شہر میں ونٹر فیسٹیول جو ہے پی ایچ اے کی جانب سے وہ دسمبر کے آخری ہفتے میں 24 دسمبر سے شروع ہوگا۔ اس حوالے سے میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ پروگرام جو ہیں وہی رہیں گے۔ اسی طرح سے پی ایچ اے کی جانب سے بچوں کے لیے کھیلوں کا اہتمام کیا جائے گا، تو نوجوانوں کے لیے میوزیکل پروگرام جو ہیں وہ بھی منعقد کیے جائیں گے، جبکہ پروگرام کی تاریخ تبدیلی کے حوالے سے جو ہے حتمی طور پر پی ایچ اے حکام کی جانب سے حتمی طور پہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب ونٹر فیسٹیول جو ہے۔ بہت شکریہ وقاص۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے City 41۔